कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है और हम जो डिस्कस करेंगे वो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। बट गाइस क्या होता है कि ये जो बिल है ये अमेंडमेंट बिल है, राइट। तो ये बिल कभी भी किसी भी पर्टिकुलर कानून जो है उसका अमेंडमेंट, उसका संशोधन क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे पहले जो कानून बनाया हो उस कानून के अंदर हो सकता है कि कुछ कमियां हो, या फिर जैसे जैसे समय बीता नई नई चीजें आई तो नई नई चीजों को ऐड करना है, नए नए सुधार करना है, उसकी नीड जो है वो बढ़ गई, राइट। तो इसीलिए हमेशा जब भी संशोधन होता है वो या तो कुछ लूप होल्स को हटाने के लिए होता है या कुछ चीजों को एक्स्ट्रा एड ऑन करने के लिए होता है। यहां पर संशोधन किसके ऊपर हो रहा है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हो रहा है, उसको और ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराने के लिए हो रहा है और पावर्स प्रोवाइड कराने के लिए हो रहा है, राइट। तो ये सब बस पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं है। मेन जो चीज समझनी है आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की आपको समझनी है। हालांकि कोई भी पर्टिकुलर बिल जो होता है वो जब तक कानून नहीं बनता तब तक आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, बट ये चीज भी बिल्कुल सच नहीं है, राइट। जो कानून होते हैं वो आपसे प्रीलिम्स में पूछ लेंगे, बट मेंस के अंदर जब आप अपने आंसर लिखेंगे तो आप अपने बिल से रिलेटेड भी आप अपने आंसर लिख सकते हैं। तो चलो पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, फिर हम लोग इस बिल के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि इस बिल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं सिर्फ उतनी चीज ध्यान में रखना कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को और स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए ये पर्टिकुलर बिल हम लोग को देखने को मिला है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी कब कहलाती है? जब उस पर्टिकुलर बॉडी को किसी कानून के द्वारा बनाया गया होता है। तो इसे बनाया है कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत, राइट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। और पूरे इंडिया के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लागू रहती है, पूरे इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है। ये इंडिया के अंदर कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालने वाली या कंपटीशन को प्रिवेंट करने वाली कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। सिंपल शब्दों में ये बस जानिए कि एक मार्केट है, एक मार्केट के अंदर सभी को अपनी शॉप खोलने का, सभी को अपनी कंपनी चलाने का, सभी को अपने बिजनेस करने का पूरा अधिकार है। सभी लोग इंडिपेंडेंट है। आप कल को कोई भी इंडिया के अंदर जो भी लीगल बिजनेस है वो आप अपनी मर्जी से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, है ना। अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग है, प्रॉपर सरकार के अप्रूवल्स हैं, आप ओपन कर सकते हो बिजनेस को। आपको कोई बिजनेस को मतलब रोक नहीं सकता, बिजनेस को शट डाउन करवाने के लिए कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। बट जब भी लोग ऐसा करते हैं तब उस समय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पिक्चर में आती है। कई बार लोग बाग, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, कई बार एक बड़ी कंपनी जो होती है वो छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है। क्यों? कंपटीशन हटाने के लिए, अपनी मोनोपोली जमाने के लिए। कभी भी आप देखना बड़ी बड़ी कंपनीज छोटी छोटी कंपनीज को क्यों परचेज करती है? क्योंकि उनको लगता है कि ये छोटी कंपनी मेरा मार्केट खा रही है। तो रेदर देन अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने की जगह, अपनी क्वालिटी और इंप्रूव करने की जगह क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, आप अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हो, प्राइस ऐसा सेट करते हो जो कि कंज्यूमर्स के लिए इजी हो परचेज करना। वही चीज होती है। कभी भी दो तीन कंपनी जब आपस में कंपीट करती है तो किसके ऊपर कंपटीशन होता है? जनरली हम लोग देखते हैं क्वालिटी के ऊपर कंपटीशन होता है। बट कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि एक कंपनी, क्या होता है, एक कंपनी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की जगह मार्केट में दूसरे अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ कंपटीशन करने की जगह कॉम्पिटिटर को परचेज कर लेते हैं। मतलब ये स्ट्रेटेजीज होती हैं कैपिटलिस्ट की। इन लोग क्या करते हैं, ये सीधे सीधे रेदर देन कंपीटिंग व्हाट दे डू, दे परचेज द कॉम्पिटिटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेदर देन कंपीटिंग दे परचेज कॉम्पिटिटर, राइट। मतलब कि कंपटीशन करना नहीं है उन्हें कॉम्पिटिटर को परचेज कर लेना है। क्योंकि कॉम्पिटिटर को परचेज कर लिया मार्केट आपका, मतलब आपने क्या किया, मार्केट के अंदर अपनी मोनोपोली जमा ली। ऐसी एक्टिविटीज भी देखी जाती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये एक्टिविटीज जो है ये गलत एक्टिविटीज है। इन एक्टिविटीज के कारण कंपटीशन पर इफेक्ट पड़ रहा है, एडवर्सली इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो ये चीज है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, इसका क्या काम होता है, इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं इस कमीशन के। यही है कि प्रिवेंट करना ऐसी प्रैक्टिसेस जिसके कारण कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा हो, प्रमोट करना और सस्टेन करना मार्केट के अंदर कंपटीशन बरकरार रहे मार्केट के अंदर, उस चीज को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और इंश्योर करना कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो रहे, कि हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है, स्वतंत्रता है व्यापार करने की, उस चीज को सुनिश्चित करने का काम जो होता है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो ड्यूटी होती है कमीशन की वो यही है कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रही है उसको एलिमिनेट कर देना, प्रमोट करना और सस्टेन करना कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और इंश्योर करना फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, जिसके बारे में हमने पॉइंट वाइज अभी डिस्कस कर लिया।
ये कमीशन जो है ये इवन ओपिनियन भी देती है, बताती है कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ रहे हैं मार्केट के अंदर, सरकार को बताती है, इन्फॉर्म करती है, राइट, कि आप एक इस प्रकार के कानून लेकर आए जिसके कारण से जो इश्यूज जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कंपटीशन जो हो रहा है, राइट, जिसके कारण से कंपटीशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। कई कुछ कंपनीज जो है कुछ कानून का लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन जो है वो खराब कर रही हैं, मोनोपोली अपनी स्टैब्लिश कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड ये एडवाइस भी देती है, अपना ओपिनियन भी देती है, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है कंपटीशन इश्यूज से रिलेटेड, राइट। तो ये सब चीजें हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि एक बिल के बारे में, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है किस एम से, किस पर्पज से, कि इंप्रूव करना, अंडरलाइन द वर्ड रेगुलेटरी, इंप्रूव करना रेगुलेटरी या रेगुलेशन को, राइट, कि जिसके तहत बेहतर तरीके से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अकाउंटेबल बन सके और बेहतर तरीके से फ्लेक्सिबल हो सके और बेहतर और एफिशिएंट तरीके से लागू कर सके इस कानून में लिखी हुई चीजों को, और बेहतर तरीके से कंपटीशन जो है वो प्रमोट कर सके, बना सके, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बना सके। तो क्या क्या चेंजेस बिल के अंदर मेंशन किए गए हैं? ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, स्ट्रेंथन करना है, अकाउंटेबिलिटी लेकर आनी है, राइट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, राइट। इसके पार्ट टाइम मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल करने हैं जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो एक्टिविटीज है उसको सुपरवाइज कर सकें। और बताया जा रहा है कि कुछ पेनाल्टी गाइडलाइंस भी जो है वो इशू करने की बात की गई है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी मैंडेटरली इशू कर सके पेनाल्टी गाइडलाइंस। अभी इन जनरल क्या होता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चेक करती है कि कुछ कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर अपनी मोनोपोली जमा रही है, कंपटीशन को खत्म कर रही है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सिंपल सी चीज है कि वो पूरी जानकारी जो है वो कोर्ट तक जो है वो प्रोवाइड करा देती है, राइट, बट बाकी खुद से कार्रवाई नहीं करती। बट अब इस बिल के तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास दांत भी दिए जा रहे हैं, टीथ दी जा रही है जिससे कि वो काट सके। अभी तक उसके पास दांत नहीं थे काटने के लिए, अब उसको दांत दिए जा रहे हैं काटने के लिए। तो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एंगेज हो सके, पार्टीज के साथ खुद ब खुद नेगोशिएट कर सके और म्यूचुअली वर्केबल सोल्यूशन पर आ सके। अभी तक नहीं है, अभी तक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो पार्टी के साथ खुद बैठकर जो है वो डील नहीं कर सकती। अभी सिर्फ उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है और मामले कोर्ट तक पहुंचा देने होते हैं, राइट, या अथॉरिटी तक पहुंचा देने होते हैं, फिर अथॉरिटी जाने वो जाने, इसका काम सिर्फ रिपोर्टिंग का होता है। बट अब ना ही सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, ना ही सिर्फ रिपोर्टिंग, बल्कि अब पूरे मामले को सुलटाने का काम भी इसका होगा कि ये पार्टीज के साथ बैठे, नेगोशिएट करें, फाइन इंपोज करें, मामले सुलटा दे। और मतलब कुल मिलाकर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जैसी पावर्स हैं वैसी ही सेम पावर इसके पास भी आ रही हैं कि वो सेटलमेंट ऑर्डर भी जो है वो दे सके, राइट, जो कि सेबी डिकेड से जो है वो कर रही है। 10 साल से ऊपर हो गए सेबी को सेटलमेंट ऑर्डर जो है वो पास करते हुए। सेम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी ये पावर दी जा रही है। पहले वो सिर्फ वही एक्शन ले सकती थी, अपना ऑर्डर जो है वो मतलब प्रोसीडिंग से पहले बस अपनी शीट जो है वो बना सकती थी, रिपोर्ट जो है वो बना सकती थी बस। बट अब नेगोशिएट करने का काम भी इसके पास होगा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपनी अपील को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल पर भी दे सकती है, राइट। बाकी और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो ये बिल है। अब क्या होता है कि बिल में भी आप जानेंगे कि एक बिल जब तैयार होता है तो डिस्कशन के दौरान काफी सारी एड ऑन चीजें भी उसके अंदर शामिल की जाती है। कई बार कोर्ट भी जो होती है उसको अलग तरीके से अपना मतलब उसकी जो कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिलती है उसमें भी कई बार अमेंडमेंट जो है वो कोर्ट की तरफ से कर दिया जाता है, आपको पता होगा। क्योंकि कोर्ट का काम क्या है कि कोई भी ऐसे कानून बन रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू, आप जानते होंगे कि कोर्ट के अंदर एक पावर है जुडिशियल रिव्यू की। हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास कई बार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट जो है ने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू जो है वो की पावर का इस्तेमाल किया, जिसके थ्रू कोर्ट ने जो है वो बताया है कि ये फलाना कानून जो है वो इसके अंदर आप ये चेंजेस करिए, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए कोर्ट रिकमेंड कर देती है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, तब उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके मेंस के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सिर्फ उतनी ही चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है जितनी चीजों से आपका आंसर बहुत अच्छा बने, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, राइट, जो कि शॉर्ट में मैंने आपके स्टार्टिंग में ही डेवलप कर दी थी। इसमें मर्जर रिव्यू पीरियड, कई बार जो कंपनीज मर्ज करती हैं आपस में, राइट, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया, उसके स्टॉक्स इक्विटीज जो है वो परचेज कर ली, राइट। तो मैंने भी आपको क्या चीज समझाई थी, कई बार मैंने भी आपको एक लाइन जो है वो बताई थी। क्या लाइन थी कि कंपटीशन को एंड करने के लिए कई बार कॉम्पिटिटर को ही परचेज कर लिया जाता है, राइट, कि कंपीट करने की जगह कॉम्पिटिटर को ही परचेज कर लो, रादर देन कंपीटिंग परचेज द कॉम्पिटिटर, राइट। तो कॉम्पिटिटर को परचेज करना मतलब कंपनीज मर्ज हो रही हैं,
तो पहले क्या होता था कि 210 दिन का समय होता था मर्जर के रिव्यू के लिए, चेक करने के लिए कि ये मर्जर जो हुआ है वो एथिकली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब इस 210 दिन के पीरियड को घटाकर 150 दिन कर दिया गया, मतलब कि और फास्टर प्रोसेस की जा रही है। एक ग्रीन चैनल लाया जा रहा है मर्जर एप्लीकेशन के लिए, जिससे कि ज्यादा डिले ना हो मर्जिंग में। मर्जर जो है जिनको वेट करना होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल का, तो उनको अलाउ किया जाएगा कि बिना किसी अननेसेसरली दायित्व ऑब्लिगेशन के वो एक ग्रीन चैनल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए फास्ट प्रोसीडिंग जो है वो करके अपनी कंपनी को मर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही है। पहले जो है वो ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर अलाउड इफ एग्रीमेंट्स मेड बिटवीन बिजनेस एट द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। पहले क्या होता था कि कोई दो बिजनेस है, वो सेम लेवल है प्रोडक्शन के, राइट, प्रोडक्शन के सेम लेवल पर है, मतलब एक ही जैसे बिजनेस है। जैसे कि अगर वो रॉ मटेरियल बनाने वाला बिजनेस है एक बिजनेस, दूसरा भी रॉ मटेरियल बनाने वाला बिजनेस है, अगर वो आपस में मर्ज करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, बढ़ाते हैं अपने चीजों को, तब उसका रिव्यू होता था। बाकी दूसरे लेवल का रिव्यू नहीं होता था। आज की डेट में बताया जा रहा है कि अगर किसी भी लेवल पर हो, प्रोडक्शन पर हो, मैन्युफैक्चरिंग पर हो, सर्विस पर हो, आप किसी भी लेवल पर हो, उसका भी आप मर्जर जो है वो कर सकते हो, राइट। तो ये एक नई चीज लाई जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लाई जा रही है। बट ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से रिव्यू करेगी कि ये मर्जर जो है वो कंपटीशन को खत्म करने के लिए तो नहीं हो रहा है कहीं, राइट। और बिल जो है ये रिकॉग्नाइज करती है दूसरे फॉर्म्स भी कार्टेल के। कार्टेल मतलब यही सब चीजें कि जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ये कार्टेल वगैरह, कि जैसे कि प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिर सर्विस सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। आज की डेट में क्या हो गया कि जनरली हम लोग इस स्केल पर चीजों को देखते हैं, बट आज की डेट में हब और स्पोक कार्टल्स भी होते हैं, राइट। एक मेन जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हब और स्पोक कार्टल जो है, उसमें आपने मेगा फूड पार्क में आपने इसका इस्तेमाल जो है वो किया होगा, या आपने देखा होगा मेगा फूड पार्क जो स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, वो भी किस चीज पर ऑपरेट करती है, हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर ऑपरेट करती है। तो ये वही सेम चीज है, ये कार्टल जो है वो सेम मॉडल की बात कर रहा है कि हब एंड स्पोक कार्टल जो है कि एक हब हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके स्पोक्स, जैसे कि एक आप मान के चलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अलग अलग फार्म हाउसेज हम लोग को देखने को मिल रही है, एग्रीकल्चर फील्ड्स हम लोग को देखने को मिल रही है। वहां पर एग्रीकल्चर होता है, खेती किसानी होती है, और वहां से जो प्रोड्यूस होता है, यील्ड उपज जो होती है, तो उसको आप लेकर आते हो, रॉ मटेरियल को लेकर आते हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर पास, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से प्रोडक्ट जो है वो बनता है और फिर वो दूसरी जगह पर जाता है। तो ये क्या हुआ कि आपने अलग अलग जगह से प्रोडक्ट को जो है वो कहां पर लेकर आए, मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट पर लेकर आए। या फिर आप सर्विस सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो सेंटर पॉइंट पे प्रोडक्ट आकर दूसरी दूसरी सिटीज में जो है वो जाता है। तो ये क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज दोनों अलग है, एक रॉ मटेरियल वाली हम लोग को देखने को मिल रही है और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग वाली हम लोग को देखने को मिल रही है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो बात यहां पर यह की जा रही है कि पहले क्या होता था कि पहले सेम लेवल, जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो प्राइमरी सेक्टर के साथ ही मर्जर को अलाउ किया जाता था। अब बता रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों सेक्टर आपस में अगर मर्ज भी करते हैं, तीनों सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री आपस में मर्ज भी करती है तो भी अलाउ किया जाएगा, बट सीसीआई उसका रिव्यू करेगी। दिस इज द थिंग, राइट। तो इसमें बताया गया कि टू इनेबल द सीसीआई टू डील विद एंटी कॉम्पिटिटिव पैक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। उनके जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है कैसे भी हो, आपस में वो एग्रीमेंट के थ्रू कनेक्टेड भी हो, बट फिर उसके बाद वो मर्ज करना चाहते हैं तो भी वो मर्ज कर लेंगे। इस पर भी सीसीआई जो है वो चेक करेगी, रिव्यू करेगी और मर्ज करेगी। पहले तो एप्लीकेशन आती नहीं थी कि आप अलग अलग लेवल के हो तो आप अलग अलग लेवल में ही मर्ज कर सकते हो, मतलब सेम लेवल पे मर्ज कर सकते हो, अगर अलग अलग लेवल के हो तो मर्ज नहीं कर सकते। अब अलग अलग लेवल पर भी मर्जर को अलाउ किया गया है। बस सिंपल सी ये मेरे ख्याल से ये जिस हिसाब से मैंने समझाया है आपको क्लियर हो गई होगी ये वाली बातें। इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? डिजिटल मार्केट को इसमें शामिल नहीं किया गया। मर्जर जो है डिजिटल मार्केट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बहुत बड़ी चिंता है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप का मर्जर, ऐसी जो डिजिटलाइज वाली जो चीजें हैं उसको इसके अंदर रखा नहीं गया है, उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया और काफी डिले भी हुआ। बताया जा रहा है कि जब पब्लिक कमेंट्स के लिए जब इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को जो है वो रिलीज किया गया था तो भी बहुत जो है वो लेट हो गए थे, बहुत जो है वो डिले हो गया था। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती। कई बार कहा जाता है कि ये सब चीजें जो है वो जानबूझ के हुई है कि डिजिटल मर्जर्स को अभी जानबूझकर जो है वो नहीं रखा गया। तो काफी क्रिटिसिज्म जो है वो अलग अलग तरीके के सामने आ रहे हैं, बट मेन जो काम की चीज थी वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की थी। और जो ये बिल सामने 2022 का लाया गया है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को और मजबूत और अकाउंटेबल और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए लाया गया, और हमारा जो मार्केट है वो और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट रहे, फेयर मार्केट रहे, इस पर मेनली फोकस किया गया है। राइट, क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।